हिंदी परिसर चैनल पर मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन। पहला प्रश्न आपके सामने है। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किसी और आगे ले जाएगा। एक अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 4, आत्म प्रतिपुष्ट के साथ अधिगम को विस्तारित करना। इस प्रकार 4 को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। उस पर चयन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2, अर्थात दूसरे विद्यार्थी का। विकल्प 2 का हम चयन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि? इसका जो उत्तर है वह है यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है, अर्थात विकल्प नंबर 2। आप विकल्प नंबर 2 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1, स्व आकलन। आप स्व आकलन विकल्प का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना, अर्थात विकल्प 3 का हम चयन करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने कथन पर आधारित है। पहला कथन है। प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें जो दूसरा कथन है वह है प्रेक्षण हमारी सहायता करता है, नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों की व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। इस प्रकार से द्वितीय विकल्प का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है डॉट 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 पारिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? इसका जो उत्तर है वह है रूब्रिक। तो विकल्प नंबर 2 का हम चयन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। इसका जो उत्तर है वह है सभी विद्यार्थियों को 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। इस प्रकार हम विकल्प नंबर 3 का चयन कर लेंगे। विकल्प नंबर 3 का हम चयन करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? इसका जो उत्तर है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो विकल्प नंबर 2 का हम MCQ का चयन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही सहायता मिलेगी। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 3, रूब्रिक द्वारा। तो विकल्प 3 का हम चयन कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने फिर कथन पर आधारित है। इसमें कथन 1 है। व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कणा समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। कथन 2 है। व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं उन्हें
एक क्षेत्र विषय में अद्यतन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर दो कथन हैं और इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प नंबर 1 का हम चयन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो उत्तर है वह विकल्प नंबर 3 है, दक्षता आधारित प्रश्न। तो 3 विकल्प का चयन करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1, विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। तो विकल्प 1 हम चयन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं। यह किससे रखती हैं? ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ, अर्थात विकल्प नंबर 2 का हम चयन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है। तो इसका जो उत्तर है वह विकल्प नंबर 4 है, असंरचित निबंध। तो विकल्प 4 का चयन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। इसका उत्तर नंबर 1 है, विकल्प सभी पाठ्येतर क्षेत्र। तो विकल्प 1 का हम चयन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं का समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2, एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की विशेष रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः ... के सिद्धांत पर आधारित है। एक बार पुनः अनुरोध, अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो भी लाइक कर दें। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। विकल्प 2 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर 2। इस प्रकार विकल्प 2 का हम चयन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि हम जो 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 प्रश्नों को उत्तर दिया गया है। अगर रिव्यू करना है रिव्यू कर लें, नहीं तो सबमिट बटन दबाकर हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब आप सबमिट बटन दबा दिए हैं तो आपका स्कोर आ गया, योर स्कोर इज 20/20। इस प्रकार 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न का उत्तर सही है और आपको पूरे नंबर मिल चुके हैं। तो आपने वीडियो पर बहुत ही अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी परिसर चैनल पर आज का जो वीडियो है वह है मॉड्यूल 11 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इसका पहला प्रश्न है, निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है। आप लोगों से एक अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तो इसका जो उत्तर है वह कितने संकेतकों पर की जाती है। तो इसका जो उत्तर है वह है 70। इस प्रकार से आप विकल्प नंबर 3 का चयन करेंगे। विकल्प नंबर 3 का चयन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को ... द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका जो उत्तर है वह है 5+3+3+4, अर्थात विकल्प नंबर 3 सही है। इस प्रकार विकल्प 3 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है।
इसका जो है उत्तर है वह है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। इस प्रकार विकल्प नंबर 4 का हम चयन कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता ... के लिए है। तो इसका जो उत्तर है वह है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न सामने आपके सामने है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है। इसका जो उत्तर है वह है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। इस प्रकार विकल्प नंबर 2 का हम चयन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है। इसका जो उत्तर है वह है यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, परख ... के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। इस प्रकार से विकल्प 2 का हम चयन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका जो उत्तर है वह है NCERT। इस प्रकार से आप विकल्प नंबर 4 का चयन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है। इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1 कक्षा 3, 5, 8 और 10। इस प्रकार 1 का चयन करके नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोदर्पण ऐप ... के लिए है। वह है बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। विकल्प 1 का चयन करेगा और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वह है पूर्व विद्यालय से 12। तो इस प्रकार विकल्प 2 का चयन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विद्यालय पोषण उद्यान। इस प्रकार विकल्प नंबर 3 का हम चयन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। यह पोर्टल जो है वह है सगुन पोर्टल। इस प्रकार विकल्प नंबर 2 का हम चयन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा एक मील का पत्थर है। तो इसका जो उत्तर है वह है सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो इस प्रकार हम पहला विकल्प चयन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है। इसकी जो सीमा है वह है 5000 रुपये से 20000। इस प्रकार विकल्प नंबर 2 का हम चयन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इस प्रकार चयन करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विकल्प 2 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा ... के लिए है। तो इसका जो उत्तर है वह है माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थी। तो इस प्रकार विकल्प 4 का चयन करेंगे और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इसका जो उत्तर है वह है 42वें। तो विकल्प नंबर 2 का चयन करेंगे और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
का उन्नयन किया गया है? इसका जो उत्तर है वह है 6 से 12। इस प्रकार विकल्प नंबर 2 का हम चयन कर देंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से 20 प्रश्न थे और 20 का उत्तर दिया जा चुका है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया। अब हम सबमिट बटन क्लिक करके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आया है ये स्कोर इज 20/20। इस प्रकार से 20 में 20 प्रश्न पूरे सही हैं। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के हर वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचते रहते हैं। आपने वीडियो पर अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी परिसर चैनल पर आज का जो वीडियो है वह खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र की प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? एक विशेष अनुरोध आप सभी से, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य करें, जिससे कि आपके मोबाइल तक हर वीडियो हमारा पहुंचता रहे। और वीडियो से अगर थोड़ा भी लाभ मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करें। इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का आप चयन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है, तो इसका जो उत्तर है वह है रटना। इस प्रकार से आप विकल्प नंबर 4 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो उत्तर है वह है स्वर संगीत। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? इस विकल्प का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1, सीखना शिक्षक केंद्रित है। इस प्रकार विकल्प 1 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? तो इसका जो उत्तर है यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? तो यह है खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। तो इस प्रकार आप विकल्प नंबर 3 का चयन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है पुस्तकें। तो आप विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वह विकल्प नंबर 3 है। परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना। तो आप इसका चयन करें, नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी। तो आप विकल्प नंबर 2 का चयन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? तो इसका जो उत्तर है वह है चाक और बात विधि का प्रयोग करना। विकल्प 4 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वह है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। तो विकल्प 2 का आप चयन करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह है हाँ, हमेशा। इस प्रकार विकल्प 4 का आप चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से
खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसका जो उत्तर है वह है हाँ या हमेशा करता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 का चयन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हाँ हमेशा। तो विकल्प 3 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है। तो खिलौना को कहा गया है शैक्षिक उपकरण। तो विकल्प नंबर 3 का आप चयन करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। तो इसका जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1 हाथ से बने खिलौने बेचने में। तो विकल्प 1 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंधेई जात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है उड़ीसा। इस प्रकार विकल्प नंबर 2 का चयन करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 1 खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। 1 का चयन करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह। इसका उत्तर है विकल्प नंबर 4 दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। और 20 क्वेश्चन थे, कुल 20 क्वेश्चन का उत्तर दिया जा चुका है। अब हम सबमिट बटन को क्लिक करके अपना उत्तर भी देख सकते हैं। तो इससे पहले आपसे एक पुनः अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आपका जो स्कोर आ गया वह 20 में पूरे 20 मिल चुके हैं। तो आप सभी ने इस चैनल पर अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए आप सभी शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।